हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम जज करते रहते हैं। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के इसका 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है और कैसे आप ले सकते हैं, तो एक है प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 72,000 रुपये का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 74,500 में और 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 1,15,750 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 67,050 में और 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बाट का आयोजन किया जाएगा ये 14 फरवरी को है। इसकी टाइमिंग जो है 11 AM है। आप इनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करें तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये 60 मिनट का होगा। 60 क्वेश्चन, रिलेटिव स्कोरिंग होती है और अल्टरनेटिव संडे को होती है। आप इसमें पार्टिसिपेट यदि करते हैं और यदि आप 1 टू 10 रैंक तक प्राप्त करते हैं तो 1 टू 10 रैंक आप मिलने के बाद आपको जो है सो 1 महीने का जो अनअकैडमी के जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दिया जाएगा और इसके साथ ही आपको कई सारे अमेजन गिफ्ट वाउचर प्राप्त हो सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो एक कम्बो प्लान की शुरुआत की गई है, तो इसमें आप यदि प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 12 मंथ का जो है 88,705 का, 24 मंथ का जो है यह 1,31,510 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप दोनों प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अर्थात ऑप्शनल पेपर का भी और जीएस का भी, तो यह 12 मंथ का जो है 70,103 का है और 24 मंथ का जो यह है 99,680 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर जाएंगे। तो आप अनअकैडमी के जीएस का 1 वर्ष या 2 वर्षों का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लें और फिर मेरे साथ आप प्लस कोर्स में जुड़े जिसमें मैं आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। तो आइए, सबका जो मॉडर्न इंडिया का ये सीरीज चल रहा है, इस मॉडर्न इंडिया वाले यानी आधुनिक भारत के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस आधुनिक भारत के सीरीज में हम लोग जिस चीज पर चर्चा करते हैं अभी, वो बेसिकली क्या है कि हम लोग एक टॉपिक में है जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है।
जो आंग्ल मैसूर वॉर है, इस आंग्ल मैसूर युद्ध वाले टॉपिक में हम लोग हैं। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध वाले टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में किस चीज को कवर कर लिया है। तो अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में बेसिकली क्या किया है, तो अब तक इस टॉपिक में हम लोग मैसूर राज्य के बारे में जान चुके हैं कि मैसूर राज्य का उत्थान कैसे होता है। एक दूसरा, हम लोग हैदर अली का उत्थान जो होता है वो किस परिस्थिति में होता है और किस तरीके से होता है वो हम लोग जान चुके हैं। और हैदर अली के उत्थान के साथ साथ जो तीन एंग्लो मैसूर वार है, जो तीन आंग्ल मैसूर वार है, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तीन आंग्ल मैसूर वार तक को हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी कि जो प्रथम एंग्लो मैसूर वार है, जो द्वितीय एंग्लो मैसूर वार है, यानी कि प्रथम एंग्लो मैसूर वार जो 1767 से लेके 69 तक हुआ था, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। द्वितीय एंग्ल मैसूर वार जो 1780 से लेके 84 के बीच हुआ था, ये भी कवर कर चुके हैं। और तृतीय आंग्ल मैसूर वार जो 1790 से लेके 92 तक हुआ था, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस आंग्ल मैसूर वार में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं या जिस एरिया को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, तो इसमें हम लोग आज सबसे पहले चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार का एरिया कवर करेंगे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार के एरिया को कवर करने के बाद जो है, तो हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक जो टीपू सुल्तान है, तो टीपू सुल्तान के बारे में व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का शासक था, किस नीति पर चलता था, तो उसके बारे में जानेंगे ये दो टॉपिक। और उसके बाद हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अन्य आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना है, ठीक उसी तरीके से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी जानेंगे। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ठीक उसी तरीके से युद्ध का कारण क्या था, घटनाक्रम, और युद्ध का अंत कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो हम जानेंगे। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर जो है बेसिकली क्या है कि इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना है। इस समय पहला जिसका सबसे पहला कारण था वह यह था कि हैदर अली ने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार दिया था। हैदर अली ने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार करना, यानी कि टीपू सुल्तान के द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर देना इसका पहला कारण हो जाएगा। क्योंकि इसका जो रिलेवेंसी है वो ये है कि चूंकि इस समय क्या था कि भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का खतरा था। इस समय नेपोलियन का यूरोप में उत्कर्ष हो चुका था, तो भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का खतरा था। मिस्र के रास्ते से होते हुए नेपोलियन के आक्रमण का खतरा था। और इस समय जो भारत में गवर्नर जनरल था वो था कौन था, तो भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड आर्थर वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली था। तो लॉर्ड वेलेजली जो था ये जानता था कि यदि भारत पर नेपोलियन का आक्रमण होता है तो जो विरोधी शक्तियां हैं जैसे मैसूर है, मराठे हैं, या जो अन्य शक्तियां हैं भारत में, यदि ये नेपोलियन के साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि अंग्रेजों के लिए बड़ी ही विकट परिस्थिति बन सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली उसने कि नेपोलियन यदि भारत आक्रमण होता भी है वो भारत के किसी भी राजा महाराजा या शक्ति के साथ संधि समझौता अंग्रेजों के विरुद्ध ना कर पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया था, एक पॉलिसी लाई थी, एक नीति लाई थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। और उसने कई सारे राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए जो है सो दबाव डाला, जिसमें कई सारे राज्यों ने स्वीकार भी कर लिया था। और जब कोई राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था तो उसकी जो तमाम विदेश नीति होती थी वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। एक तरीके से परतंत्र राज्य के रूप में वो हो जाता था। तो वही कंडीशन जो था कि जो सहायक संधि की कंडीशन थी वो टीपू सुल्तान के सामने भी अंग्रेजों ने रखा था और सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था टीपू सुल्तान ने। ये सबसे बड़ा कारण था, यानी कि कुल मिलाकर इसका अर्थ यही निकलता है कि इस युद्ध का जो मूल कारण था वो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति थी, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी एवं जो विस्तारवादी नीति है, इसी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का अंग था, नीति का अंग था
ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है, जिसमें कुछ सत्यता का अंश भी है, कि अंग्रेजों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि इस समय क्या है कि टीपू सुल्तान के द्वारा इस समय टीपू सुल्तान के द्वारा यानी कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान के द्वारा अपने दूत कई जगह पर भेजे गए थे, जिसमें उसके द्वारा जो दूत भेजा गया था, इसमें एक फ्रांस में उसने दूत भेजा था, दूसरा टीपू सुल्तान के द्वारा तुर्की में दूत भेजा गया था, फ्रांस, तुर्की। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो शासक थे उनके पास भी इसने दूत भेजा था। हालांकि इन दूत मंडल का उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना भी था, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे इनसे सहायता लेने, क्योंकि फ्रांस भी अंग्रेजों की विरोधी शक्ति थे भारत में, तुर्की का भी इस समय इनसे चल रहा था विरोध, और अफगानिस्तान के साथ तो युद्ध हुआ था लॉर्ड आगे चलकर आप देखेंगे, और अफगान युद्ध में ये लोग हारते भी हैं। तो अफगानिस्तान के शासक भी टीपू सुल्तान के साथ मित्रता की संधि कर ली, यानी इन तीनों के साथ टीपू ने क्या की थी कि एक तरीके से मित्रता की संधि कर ली थी। और ये जो तीनों के साथ इनकी मित्रता की संधि थी टीपू सुल्तान की, ये अंग्रेज इसको शंका की निगाह से देखते थे, शंका की निगाह से देखते थे। और चौथा कारण जो हो जाएगा, इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पूर्व संध्या पर फिर से एक बार त्रिगुट का निर्माण अंग्रेजों ने कर लिया था, त्रिगुट का निर्माण अंग्रेजों ने कर लिया था। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पूर्व संध्या पर अंग्रेजों ने त्रिगुट का निर्माण कर लिया था, उस त्रिगुट में फिर कौन से थे? तो इस त्रिगुट में अंग्रेजों के साथ शामिल थे मराठे, दूसरा इनके साथ शामिल थे निजाम, और तीसरा जो अंग्रेज खुद हो जाएंगे। इन तीनों को मिलाकर क्या था कि एक त्रिगुट का निर्माण हो चुका था। यानी कुल मिलाकर चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध आपने देखा है, उस चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के घटनाक्रम पर त्रिगुट का निर्माण हुआ है। इसमें एक बार जो है सो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जब तक हैदर अली था उसके द्वारा त्रिगुट, नहीं तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों द्वारा त्रिगुट बनाया गया मैसूर के खिलाफ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों के द्वारा मैसूर के खिलाफ त्रिगुट का निर्माण किया गया, और यहाँ पर आप चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसका जो कारण है वो अंग्रेजों की जो सहायक संधि की नीति थी, उसको टीपू सुल्तान के द्वारा जो स्वीकार नहीं किया गया था, वो इसका सीधा सा अर्थ है कि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति थी, वो टीपू के द्वारा फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान के शासकों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित कर लेना। और चौथा, टीपू पर जब वो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है सो त्रिगुट चतुर्गुट बन चुका है, तो ये भी जो है सो टीपू पर एक सामरिक प्रेशर डालने के लिए त्रिगुट का निर्माण कर लेता है। इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है, इसी पृष्ठभूमि में चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार की शुरुआत होती है। इसी पृष्ठभूमि में चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार की शुरुआत होती है। तो ये युद्ध काफी लंबे समय तक नहीं चलता है, कि चूंकि जब टीपू ने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, टीपू ने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर पर हमला कर दिया। तो इसका क्या हुआ सीधे कि अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है, मैसूर पर हमला कर दिया जाता है, मैसूर पर हमला कर दिया जाता है। और मैसूर पर जो हमला किया जाता है तो तीन तरफ से जो है तो अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पर हमला किया जाता है। इसमें एक सेना की टुकड़ी होती है जनरल हैरिस के नेतृत्व में, जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी होती है जो मैसूर पर एक तरफ से आक्रमण करता है। दूसरा इसमें जो एक सैनिक टुकड़ी होती है वो जनरल एस्टीवर्ट के नेतृत्व में होता है, जनरल एस्टीवर्ट के नेतृत्व में दूसरी टुकड़ी, और तीसरी टुकड़ी का कमान खुद वेलेजली के हाथों में था, वेलेजली के हाथों में। इस तरीके से तीन तरफ से मैसूर पर इन्होंने हमला किया था अंग्रेजों ने, और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध होता जो हुआ तो उसमें युद्ध में टीपू लड़ते हुए मारा जाता है, टीपू युद्ध में ही लड़ते हुए मारा जाता है। और जब टीपू युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि टीपू के जो बाकी बचे हुए सदस्य के परिवार होते हैं, टीपू के मरने के बाद बाकी बचे हुए सदस्य के परिवार को वेल्लौर के किले में कैद कर दिया जाता है। टीपू के बाकी बचे हुए परिवार के सदस्य को वेल्लौर के किले में कैद कर दिया जाता है। और वेल्लौर के किले में कैद करने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं
कि जो मैसूर राज्य का अधिकांश भाग है, मैक्सिमम एरिया, मैसूर राज्य का जो अधिकांश भाग था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। अधिकांश भाग मैसूर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, अधिकांश भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि एक शासक को तलाशा जाता है। इसके बाद क्या होता है, एक शासक को तलाशा जाता है और वो जो सत्ता जो है सो मैसूर के प्राचीन राजवंश यानी वाडियार वंश के शासक को तलाशा जाता है और वाडियार वंश के एक शासक को यहाँ पर बैठा दिया जाता है कुछ बचे हुए एरिया पर। और इस वाडियार वंश के शासक के ऊपर जो है अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि थोप दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि थोप दी जाती है, यह आरोपित कर दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा शनैः शय में पूरी तरीके से मैसूर को अपने अधीन कर लेते हैं। कारण आप जान चुके हैं चतुर्थांगल मैसूर युद्ध का। इसका जो घटनाक्रम है यही है कि टीपू जब सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है, उस पर 3 तरफ से हमला। एक तरफ सेना की कमान जनरल हैरिस के नेतृत्व में, दूसरी तरफ से सेना की कमान जनरल स्टीवर्ट के नेतृत्व में और तीसरी तरफ से आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में। युद्ध के दौरान ही टीपू मारा जाता है और जब बचे हुए जो टीपू के परिवार के सदस्य हैं उनको वेल्लोर के किले में कैद कर लिया जाता है। जो मैसूर राज्य का अधिकांश भाग है, मैसूर राज्य का जो अधिकांश भाग है, मैसूर राज्य का अधिकांश भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि फिर मैसूर के पुराने राजवंश वाडियार वंश के एक शासक को खोजा जाता है, उसको मैसूर की गद्दी पर छोटे से एरिया देकर बैठा दिया जाता है और उस पर सहायक संधि थोप दी जाती है, उस पर सहायक संधि थोप दी जाती है। तो इस तरीके से मैसूर जो अंग्रेजों के लिए चुनौती था वो अब यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। एक आप यहाँ पर प्रश्न उठा सकते हैं कि जब वेलेस्ली युद्ध जीत चुका था, टीपू सुल्तान मारे जा चुके थे, तो फिर ये छोटे से राजा को क्यों खोजा गया और सहायक संधि उस पर क्यों लागू कर दी गई। उसका एक जो सबसे जोरदार तर्क है, इसके पीछे का कारण ये है कि अभी जो है सो मराठों से संघर्ष होना बाकी था और यदि ये पूरी तरीके से मैसूर की सत्ता को अपने हाथ में ले लेते तो अन्य भारतीय शक्तियां इससे चौकन्ने हो जाती। तो अन्य भारतीय शक्तियों को अंधेरे में रखने के लिए, चौकन्ने नहीं होने देने के लिए इन्होंने किया था। बाकी जब कोई शक्तियां सहायक संधि स्वीकार कर लेता था तो उसकी जो आंतरिक नीति होती थी, एक प्रकार से जो बाहरी नीति होती थी, वो सभी अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्यक्ष रूप से आप ठीक उसी तरीके से समझेंगे जैसे बक्सर की विजय के बाद यदि अंग्रेज चाहते तो बंगाल की पूरी सत्ता को अपने हाथ में रख लेते, लेकिन इसके बावजूद भी रॉबर्ट क्लाइव आता है और बंगाल की पूरी सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेकर एक द्वयार्की सिस्टम की शुरुआत करता है जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। उसका भी बहुत सारा कारण था, लेकिन एक कारण यही था कि अन्य भारतीय शक्तियां चौकन्ना हो जाए, ब्रिटेन में कंपनी के प्रति विचारधारा न बदल जाए, जो अन्य फ्रांसीसी या अन्य शक्तियां थी ये भी इसका चौकन्य हो सकती थी। तो कुल परिस्थितियों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था और यहाँ पर यही स्थिति थी कि मराठे चौकन्य हो सकते हैं, अन्य जो शक्तियां वो चौकन्य हो सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि एक छोटे से वाडियार वंश के शासक को खोजा गया, फिर उसको मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया गया और उसके ऊपर सहायक संधि थोप कर अपने अधीन कर लिया गया। बाकी जो मैक्सिमम प्रदेश था वो ब्रिटिश साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिलाया जा चुका था। अब जब आप समझ चुके हैं इसको, तो इसमें एक प्रमुख जो चीजें बचती है आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, वॉरेन हेस्टिंग्स का ये शासनकाल है गवर्नर जनरल का, और ये मद्रास की संधि के साथ अंत हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के बीच, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में मंगलौर की संधि के साथ अंत हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के समय, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत अंत हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 वेलेस्ली के समय में, और इस समय क्या होता है कि मैसूर का विलय होता है और विलय के साथ ही एक छोटा सा एरिया देकर मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है। तो ये जो स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है जो मैंने आपको हर एक आंग्ल मैसूर वार के तहत बताया, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आपको उसमें बेनिफिट मिल सके। अब इसमें जो एक हैदर अली के बारे में आप जान चुके हैं, जैसे मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि आपको टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेना है,
क्योंकि टीपू सुल्तान पर कई बार प्रश्न आता है, एग्जाम में पीटी में आता है, तो वो आपको ध्यान से देखना है कि टीपू सुल्तान के बारे में कहाँ से क्या होता है। तो जो टीपू सुल्तान है इसमें क्या है कि खासकर जो फैक्चुअल एरिया है वही आपको जानना है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था, तो टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1750 ईस्वी में जन्म हुआ था। और फिर जो मृत्यु आपने देखा है कि चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब फिर जो है सो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है 1787 में इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। 1787 में इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है, टीपू सुल्तान के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। इसके साथ जो अन्य एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है कि टीपू सुल्तान ने अपने नाम का सिक्का चलाया था। इसने अपने नाम का सिक्का चलाया था, अपने नाम का सिक्का चलाया, जो शासक के संप्रभुता का प्रतीक होता है, सुवर्जिनिटी का प्रतीक होता है, तो वो इसने सिक्का भी चलाया था। साथ ही इसने वर्ष तथा माह के हिंदू नाम के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था। तथा वर्ष तथा माह के वर्ष तथा माह के हिंदू वर्ष तथा माह के हिंदू नाम के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया था। नाम के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया था। अरबी नाम का प्रयोग किया गया था इसके द्वारा। ना केवल अरबी नाम का प्रयोग किया गया था बल्कि इसके द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया था। टीपू सुल्तान के द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया था, एक नए कैलेंडर को भी लागू किया। फिर इसके द्वारा जो है सो माप तौल की एक नई प्रणाली भी चलाई गई थी। माप तौल की एक नई प्रणाली चलाई गई थी। माप तौल की एक नई प्रणाली चलाई गई थी। तो ये इसका हो जाएगा जो कुछ फैक्चुअल सेक्शन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट करके आता है। 1750 में जन्म हो गया, 1799 में चतुर्थांगल मैसूर वार के दौरान मृत्यु, उससे पहले 1787 में सुल्तान की उपाधि, अपने नाम का सिक्का चलाता है, वर्ष तथा हिंदू नाम के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग करता है, एक नया कैलेंडर जारी करता है और माप तौल की जो नई प्रणाली है उसको भी ये जारी करता है। तो ये प्रशासन में इसके कुछ महत्वपूर्ण सुधार थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या है कि टीपू सुल्तान जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रेरित था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था तो इसका इसने कुछ सारा पॉइंट भी दिखाया था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था इसलिए इसने क्या किया कि नागरिक टीपू की भी इसने उपाधि धारण की थी। नागरिक टीपू की उपाधि धारण की, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होने के बाद नागरिक टीपू की उपाधि धारण की। फिर इसने श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान ने। और स्वतंत्रता के वृक्ष लगाने के साथ साथ इसने क्या किया था, जो जैकोबिन क्लब है उसका भी ये सदस्य बना था। फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन और जोरेंदिस्ट दो दल हुआ करते थे, तो जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, जैकोबिन क्लब का सदस्य। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो यह बताता है कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। यानी आधुनिक भारत में जो 18वीं शताब्दी के शासक थे उसमें सबसे आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाला टीपू सुल्तान था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो इसके द्वारा अन्य प्रशासनिक सुधार के कार्य किए गए थे, टीपू सुल्तान के द्वारा जो अन्य प्रशासनिक सुधार के कार्य किए गए थे, टीपू के अन्य प्रशासनिक सुधार के कार्य, टीपू के अन्य प्रशासनिक सुधार के कार्य। तो टीपू के जो अन्य प्रशासनिक सुधार या प्रशासन थे
वो क्या था, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर इसने क्या क्या किया था। एक महत्वपूर्ण यहीं पर है इसका, आर्थिक मोर्चे पर इसने क्या किया था। आर्थिक मोर्चे के बाद इसको देखेंगे कि इसने सैन्य मोर्चे पर क्या किया था, सैन्य मोर्चे पर। और सैन्य मोर्चे के बाद इसको बाद हम लोग देखेंगे कि प्रशासन का जो अन्य पक्ष था इस पर इसने क्या क्या काम किया था वो भी। तो अन्य पक्ष में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है, जो केंद्रीय प्रशासन का पक्ष हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान के समय में जो केंद्रीय प्रशासन का पक्ष होता था वो सैन्य मोर्चे पर। और फिर जो आर्थिक मोर्चे पर टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया था और किस तरीके से चीजें की थी, वो आप सबसे पहले देख लें। तो टीपू सुल्तान के समय में जो है, जो बेसिकली सैन्य आर्थिक केंद्रीय प्रशासन के मोर्चे पर किया गया था, तो टीपू सुल्तान के प्रशासन में प्रधानमंत्री का पद नहीं था। केंद्रीय प्रशासन में केवल 7 विभाग होते थे। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या था, सुल्तान यानी कि जो टीपू सुल्तान था, सुल्तान सर्वो सर्वा था, सभी प्रकार का सर्वो सर्वा था, यानी कि सभी शक्तियां सुल्तान टीपू सुल्तान में निहित थी। और सुल्तान को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए 7 प्रमुख विभाग थे। सुल्तान को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए 7 प्रमुख विभाग थे। और ये जो 7 प्रमुख विभाग थे ये बेसिकली सलाहकारी थे, अंतिम निर्णय लेना टीपू सुल्तान का काम होता था। और ये जो 7 प्रमुख विभाग होते थे, इन विभाग को मीर आसिफ कहा जाता था। इन प्रमुख विभागों को क्या कहा जाता था, मीर आसिफ कहा जाता था। यानी कि जो 7 प्रमुख विभाग होते थे वो क्या कहलाते थे, मीर आसिफ कहलाते थे। तो टीपू सुल्तान के केंद्रीय प्रशासन में जो 7 प्रमुख विभाग था, उसमें एक विभाग था जिसको हम लोग राजस्व एवं वित्त विभाग कहते हैं। तो राजस्व एवं वित्त विभाग, राजस्व एवं वित्त विभाग के बाद जो दूसरा होता था वो बेसिकली सेना विभाग था। सेना विभाग के बाद जो तीसरा था वो एक होता था जुमरा विभाग था, जुमरा विभाग। जुमरा विभाग के बाद जो चौथा विभाग था वो बेसिकली था तोप खाना एवं दुर्ग का विभाग, तोप खाना एवं दुर्ग का विभाग था। पांचवा जो डिपार्टमेंट था वो था एक तरीके से वाणिज्य का विभाग था, वाणिज्य डिपार्टमेंट। छठा जो डिपार्टमेंट था वो नाविक डिपार्टमेंट था। और सातवां जो डिपार्टमेंट था इसके केंद्रीय प्रशासन में कोष और टंकन का डिपार्टमेंट था, कोष और टंकन का डिपार्टमेंट था। तो इस तरीके से केंद्रीय प्रशासन में 7 विभाग, सभी विभाग को मीर आसिफ कहा जाता था। सुल्तान शर्बो शर्बा होता था, ये लोग केवल सहयोगी होते थे, सलाह देते थे प्रशासनिक मामलों में। अंतिम निर्णय लेना टीपू सुल्तान का काम होता था, जो आप ध्यान से रखेंगे। इसी प्रकार देखेंगे तो अन्य जो प्रशासन का एक पक्ष हो जाएगा, जब आप जानते हैं तो थोड़ा डिटेल से ही जान लीजिए कि इसके जो टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था, तो टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था वो बेसिकली क्या था, कई इकाइयों में बटा हुआ था। तो साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन हो जाएगा, साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन या प्रशासनिक इकाई जिसको आप कहेंगे वो। तो टीपू सुल्तान के समय जो साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन होता था, तो जो सबसे प्रशासनिक इकाई होती थी, तो साम्राज्य का जो विभाजन था वो क्या था, प्रांतों में किया गया था। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में, और प्रांतों को टीपू के समय में आसफ या आसिफ टुकड़ी कहा जाता था, आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था, आसिफ टुकड़ी। जैसे अभी आपने देखा है कि जो 7 प्रमुख डिपार्टमेंट है उनको एक अलग से नाम, उसी तरीके से आसिफ की टुकड़ी कहा जाता था। और टीपू सुल्तान के समय में जो प्रांतों की कुल संख्या थी, लास्ट में 17 प्रांत थे। टीपू सुल्तान के समय में 17 प्रांत थे। और प्रांत जो होते थे, यहाँ पर प्रांत में क्या होता था, इसके नीचे प्रांत में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे सैनिक प्रशासन करने के लिए। इसमें एक, जैसे नाम ही है आसिफ का टुकड़ी, तो एक यहाँ पर आसिफ होता था, और दूसरा जो प्रांतीय प्रशासन में वो होता था फौजदार होता था। ये दोनों मिलकर टीपू सुल्तान के शासन काल में प्रांतीय प्रशासन को देखते थे। प्रांतीय प्रशासन के नीचे जो टीपू के शासन काल में प्रशासन का इकाई था वो जिला का प्रशासन था, और जिला के नीचे जो प्रशासनिक इकाई थी वो गांव का प्रशासन था।
तो हमें जिला और गांव के प्रशासन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन प्रांतीय प्रशासन जिन्हें आसिफ के टुकड़ी कहे जाते थे, टीपू के शासनकाल में 17 प्रांत और उन प्रांतों में 2 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, एक आसिफ होता था जो असैनिक गवर्नर होता था और फौजदार जो होता था एक प्रकार का सैनिक गवर्नर होता था, वो ध्यान से रखने की जरूरत है। इसके बाद टीपू सुल्तान का जो आर्थिक मोर्चे पर किया गया कार्य था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो टीपू सुल्तान ने इस मोर्चे पर क्या किया, सबसे पहले इसने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। ना केवल जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया कि बल्कि इसने पोलीगारों के जो पैतृक अधिकार थे, जो जमींदार होते थे, पोलीगारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। पोलीगारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया, पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए, पोलीगारों के पैतृक अधिकार जब्त कर लिए। ना केवल पोलीगारों के पैतृक अधिकार जब्त कर लिए, बल्कि इसने जो एक तरीके से कहेंगे जो भूमि कर लेता था किसानों से, तो भूमि कर जो किसानों से लेता था वह बेसिकली क्या होता था कि 1/3 से लेके 1/2 तक होता था, 1/3 से लेके 1/2 तक होता था। और भूमि कर जो होता था तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है अधिक से अधिक जोत को बढ़ावा दिया गया, अधिक से अधिक जोत को बढ़ावा दिया गया ताकि किसानों को इससे लाभ मिले, बढ़ावा, और राज्य को भी। और इसके लिए जो था वो बेसिकली भूमि कर जो निर्धारित करता था, वो भूमि कर निर्धारित करने के लिए जिस आधार का प्रयोग करता था वो भूमि की उर्वरता और जो सिंचाई सुविधा थी। तो भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधा के आधार पर जो है वह क्या करता था, कर निर्धारण का प्रयास करता था, जो 1/2 से लेके 1/3 तक होता था। इसके अलावा क्या है कि टीपू सुल्तान के द्वारा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के उद्देश्य से जो है आर्थिक मोर्चे पर यदि देखेंगे तो टीपू सुल्तान के द्वारा व्यापार वाणिज्य, आर्थिक मोर्चे पर टीपू सुल्तान के द्वारा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के दृष्टिकोण से इसके प्रशासन में आपने अभी भी देखा है कि एक वाणिज्य बोर्ड इसने स्थापित किया था, एक वाणिज्य बोर्ड स्थापित किया था। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक वाणिज्य बोर्ड स्थापित किया था। और इसने जो है सो कई देशों में अपने दूत मंडल भेजे, कई देशों में अपने दूत मंडल भेजे, अपने दूत मंडल भेजे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, दूत मंडल भेजे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इसके द्वारा चीन दूत मंडल भेजा गया था, जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान दूत मंडल भेजा गया था, तुर्की इसके द्वारा दूत मंडल भेजा गया था, फिर इसके द्वारा जो पेगु बर्मा का क्षेत्र है वहां पर दूत मंडल भेजा गया था। और इन तमाम दूत मंडलों का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि 18वीं शताब्दी का यह एकमात्र शासक था जिसने सैन्य ताकत को आर्थिक क्षमता से, आर्थिक ताकत से जोड़कर देखने का प्रयास किया। और इसी कारण से टीपू ने कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। संलग्न प्रेरणा अनुसंधान उसके कृषि बढ़ावा देने का मूल सिद्धांत था। और फिर जो है सो व्यापार वाणिज्य को भी प्रमोट करता है कि यदि राज्य की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी तो राज्य सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत होगा। इसीलिए 18वीं शताब्दी के भारतीय शासकों में सर्वाधिक आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाला टीपू सुल्तान शासक था। और सैन्य मोर्चे पर भी वो कई सुधार का कार्य करता है और सैन्य को भी वो मजबूत करता है। तो सेना जो है टीपू सुल्तान ने सेना का आधुनिकीकरण किया था। सेना का पहला पॉइंट, सेना का आधुनिकीकरण किया था, उसने आधुनिकीकरण किया था। और न केवल सेना का आधुनिकीकरण किया था बल्कि उसने अपनी जो पदाती सेना यानी कि जो पैदल सेना थी, पदाती सेना यूरोपीय पद्धति पर गठन किया था। पदाती सेना यूरोपीय पद्धति पर गठन किया था, यूरोपीय पद्धति पर। इससे पहले आपने देखा ना, हैदर अली भी डिंडीगुल में यूरोपियों यानी फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार बनाया था। इसने पदाती सेना यूरोपीय पद्धति पर गठन किया था। और 1796 में टीपू के द्वारा किया है
कि नौसेना के विकास के लिए 1796 में टीपू के द्वारा नौसेना के विकास के लिए एक नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की गई। नौसेना के विकास हेतु एक नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की गई, नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की गई। तो इसने सैन्य सुधार की ओर भी ध्यान दिया था। प्रशासन किसका अर्थ है कि प्रशासन के हर एक पक्ष पर टीपू सुल्तान ने ध्यान दिया और कोशिश किया कि जो मैसूर राज्य है उसको आधुनिक क्षमता से लैस किया जाए, और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा। लेकिन सबसे मूल बात यह था कि वह उस शक्ति से टकरा रहा था जो उस समय पूरे संसार में एक अजय शक्ति के रूप में जानी जाती थी। ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उसकी जो क्षमता थी वो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में उस समय एक अजय शक्ति के रूप में समझा जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने अन्य शासकों की तुलना में, जब आप टीपू का मूल्यांकन करेंगे तो जरूर ये लिखेंगे कि अन्य भारतीय नरेश शासकों की तुलना में वह अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करना बेहतर नहीं पसंद किया और युद्ध में शहीद होना पसंद किया। इसलिए टीपू सुल्तान का कहना था कि एक दिन शेर की भांति जिंदा जीना बेहतर है, ताकि जो आप 100 दिन गीदड़ की भांति जीते हैं, तो 100 दिन गीदड़ की भांति जिंदा जीने से बेहतर है कि आप एक दिन शेर की तरह जिए, और वही टीपू सुल्तान ने किया भी था। और टीपू सुल्तान की जो धार्मिक नीति थी वो भी आप देखेंगे, टीपू सुल्तान की जो धार्मिक नीति थी वह भी एक तरीके से समन्वयकारी नीति थी, धर्मांध शासक नहीं था। तो धार्मिक नीति के मोर्चे पर भी आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान के द्वारा जो है कि जो श्रृंगेरी का शारदा मंदिर है, श्रृंगेरी का शारदा मंदिर, तो मराठा आक्रमण के समय श्रृंगेरी का शारदा मंदिर जो है वो बेसिकली क्या था, टूट चुका था। तो शारदा की प्रतिमा निर्मित करवाता है, श्रृंगेरी मंदिर में शारदा की प्रतिमा निर्मित करने के लिए धन देता है, प्रतिमा निर्माण के लिए धन देता है, प्रतिमा निर्माण के लिए धन देता है। टीपू सुल्तान प्रतिमा निर्माण के लिए धन देता है, और न केवल प्रतिमा बल्कि जो श्रृंगेरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य का मंदिर, तो वहां पर भी मंदिर को उसने क्या किया था, अनुदान दिया था, और हिंदू देवी देवताओं की भी जो मूर्तियां हैं वहां पर उसने स्थापित करवाई थी। तो एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला 18वीं शताब्दी का शासक था टीपू सुल्तान। तो जब भी आप उसका मूल्यांकन करेंगे, अंतिम में एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला, आधुनिक शक्ति को पहचानने वाला, अपनी सैन्य क्षमता को आर्थिक क्षमता से जोड़ने वाला, अंग्रेजों की सहायक संधि में बैठ ना सकने वाला शासक, इस रूप में टीपू सुल्तान जाना जाता है। और कई सारा फैक्चुअल पॉइंट भी मैंने आपको बताया है जो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेट है। उससे पहले जो कई सारी नवीन शुरुआत की गई थी, प्रशासन में कई सारी चीजें टीपू ने शुरुआत की थी। तो आप इन चीजों को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले लेक्चर में जो है, अगले लेक्चर में हम आपके साथ लेकर आएंगे, अगले लेक्चर में हम आंग्ल मराठा वॉर पर चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम आंग्ल मराठा वॉर पर चर्चा करेंगे, आंग्ल मराठा वॉर पर। और आंग्ल मराठा वॉर को बेहतर तरीके से समझने के लिए यदि आपने वो देख लिया है तो बेहतर है, और नहीं देखा है तो ये वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में होगा। पेशवा के अधीन जो मराठा साम्राज्य का विस्तार है, तो पेशवा के ऊपर, पेशवा के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और यदि आप पढ़ के उसका नोट्स बना लिए हैं तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और यदि नहीं तो मेरा जो है सो पेशवा के ऊपर इसी मॉडर्न इंडिया के सीरीज में बनाया गया लेक्चर है, उस लेक्चर को आप देख लीजिए, ताकि आप पेशवा के नाम से, उसकी व्यवस्था से परिचित रहेंगे, तो फिर आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा आंग्ल मराठा वॉर के चीजों को समझने के लिए। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ आंग्ल मराठा वॉर के साथ।